स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार जीके जीएस से संबंधित 100 प्रश्न बताएंगे जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की संभावना होगी। तो दोस्तों इसके पहले हम आप लोग को 300 बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न बता चुके हैं और आज हम लोग 301 से लेकर 400 तक के प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप अभी तक इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना के रखा गया है। लगभग 18 वीडियो में 300 प्रश्न बताया गया है, तो उसको जाके पहले जरूर देख लीजिए। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताना है कि मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला के साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका पहला आंसर दिया है पाटलिपुत्र, बाबर, बराबर से कि राजगीर से कि उपयुक्त सभी से। तो इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका आंसर हम पिछले का वीडियो में बताए हुए थे। नेक्स्ट आज के प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बताना है कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, मतलब कहाँ से मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है मनेर ताम्रपत्र से कि मुंगेर ताम्रपत्र से कि धर्मस्वामी के वृत्तांत से कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे एक 303 नंबर कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बताना है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है ममलुक वंश, खिलजी यहाँ पे होगा खिलजी वंश कि तुगलक वंश के उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। बताना है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स जो है एक बहुमूल्य मतलब मूल्यवान स्रोत है। तो पहला ऑप्शन दिया है केंद्रीय बिहार, 2 नंबर दिया है बी नंबर दिया है दक्षिण बिहार, सी नंबर दिया है तिरहुत और डी नंबर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत में संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बताना है कि बिहार आने वाले चीनी यात्री इनमें से कौन है। तो याद रखना है यह सभी के सभी बिहार आने वाले चीनी यात्री है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। बताना है कि मुगल के काल में मतलब मुगल के समय में बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है मुल्ला तकिया, दूसरे का दिया है अब्दुल तलीफ, सी नंबर दिया है मोहम्मद सादिक, डी नंबर दिया है मुल्ला बहबहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया जो था मुगल के काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। बताना है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय यात्री है जो बिहार में नहीं आया था। पहला ऑप्शन दिया है मीटर मुंडी, बी नंबर दिया है फ्रांसव वर्नियर, सी नंबर दिया है जॉन मार्शल और डी नंबर दिया है मैनरिक। बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है फ्रांसाई वर्नियर जो था यूरोपीय यात्री बिहार में नहीं आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है। तो याद रखना है मिर्जा नाथन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी में मुख्य स्रोत है। बताना है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी में मुख्य स्रोत कौन है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भागना अवशेष की यात्रा वृत्तांत की अभिलेख के उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया 310 नंबर कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। बताना है कि अशोक का लघु शिलालेख जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। सासाराम से, कि केसरिया से, कि रामपुरवा से, कि वैशाली से। तो याद रखना है कि अशोक जो है उसका लघु शिलालेख लेख जो था सासाराम से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार से प्रांत मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बताना है कि बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अवशेष अभिलेख प्राप्त हुआ था किस भाषा में था। पहला ऑप्शन दिया है संस्कृत में, बी नंबर दिया प्राकृत, सी नंबर दिया दोनों और डी नंबर दिया कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ था उसका भाषा प्राकृत था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 312 नंबर कि बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि इनमें से कौन था। तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, प्राकृत अभिलेख प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मृतुल अहवाल किसकी रचना है। बताना है कि मृतुल अहवाल जो है यह किसकी रचना है। मुल्ला तकिया का, कि मिर्जा नाथन का, कि मुल्ला बहबहानी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बहबहानी जो था इसका रचनाकार था। नेक्स्ट प्रश्न दिया 314 नंबर कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। बताना है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला दिया है कृतिलता, बी नंबर दिया है कृति पताका, सी नंबर दिया है वर्ण रत्नाकर और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के गया जिला के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। बताना है कि बिहार के गया जिला के जो अफसर से प्राप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किस राजवंश के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन दिया है परवर्तीय गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश और मौर्य वंश। तो याद रखना है वहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बताना है कि पाल शासक जो थे उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, तो ये बात बिल्कुल सही है, पाल शासकों के बारे में देवपाल के मुंगेर के अभिलेख से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा ऑप्शन दिया है कि नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख से, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सी नंबर दिया है कि महिपाल प्रथम के नालंदा या मुजफ्फरपुर के अभिलेख से, तो ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बताना है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है। पहला ऑप्शन दिया है अर्थवेद, बी नंबर दिया है आरण्यक, सी नंबर दिया उपनिषद और डी नंबर दिया है सामवेद। तो याद रखना बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कोई है तो वह अर्थवेद है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बताना है कि बिहार में स्थित जो महाजनपद है उसके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया है विनय पिटक से, बी नंबर दिया है अंगु उत्तरा निकाय से, सी नंबर दिया है कल्पसूत्र से और डी नंबर दिया है दिघ निकाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगु उत्तर निकाय से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। बताना है कि नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन किया गया था उसमें से क्या प्राप्त हुआ था। तो याद रखना पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं
दीघ निकाय से जानकारी मिलती है? बताना है कि बहुत सही थे कि विनय पिटक और दीघ निकाय से क्या जानकारी मिलती है। तो पहला ऑप्शन दिया है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। बी नंबर दिया है मौर्य या उत्तर बिहार के बारे में। सी नंबर दिया है उपयुक्त ए और बी दोनों। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिघम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में खोज की। जो प्रश्न अभी हम लोग ऊपर देखे हैं वही प्रश्न घुमा के दे दिया है कि पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में क्या चीज का खोज किए थे। तो याद रखना है यह केसरिया स्फूट चंपारण का खोज किए थे, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ का खोज किए थे, प्लस बसात के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल गए। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विदेह के राजा जनक ने निष्कस या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बताना है कि विदेह के राजा जनक जो थे निष्क अवर सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ से वर्णित है? तो याद रखना है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बताना है कि बिहार से पहला प्राप्त द्विभाषी अभिलेख जो है मध्यकालीन शासक से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया बाबर, बी नंबर दिया शेरशाह। तो याद रखना यह शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है उसके बाद कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे? तो ये प्रश्न हम ऊपर बात किए थे। बताना है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसका अभिलेख बिहार से प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जिसका अभिलेख बिहार में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? पहला ऑप्शन दिया है अंगुत्तर निकाय, बी नंबर दिया दीर्घ निकाय, सी नंबर दिया है विनय पिटक, डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ निकाय में यह संबंधित है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की? बताना है कि सियर उल मुताखरिन की रचना किसने किए थे? पहला ऑप्शन दिया है गुलाब हुसैन तबतबाई, बी नंबर दिया है रिजकुला, सी नंबर दिया है अब्बास सरवानी और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मूला बहवानी यात्री थे। यह प्रश्न बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। बताना है कि मूला बहवानी जो थे कहाँ के यात्री थे? पहला ऑप्शन दिया है अरब के, बी नंबर दिया इराक के, सी नंबर दिया ईरान के, डी नंबर दिया खलज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूला बहवानी जो थे ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। बताना है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताना है कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है उसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया है? तो याद रखना है राजनीतिक नीतियों के बारे में उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्सर गाय से प्राप्त एक मंदिर का भगना भगना अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है। बताना है कि इसके दीवार पर किसका कथा दृश्य अंकित है? तो याद रखना है
रामायण के कथा देश इस पे अंकित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। बताना है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब आरंभ होता है। तो याद रखना है 4000 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताना है कि बिहार में आदि मानव के निवास जो है उसका आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना मुंगेर और नालंदा जो है वहाँ से बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के है। यह प्रश्न बोला है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के है। तो पूर्व प्रस्तर युग के कि मध्य प्रस्तर युग के कि नव प्रस्तर युग के कि हड़प्पा युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बताना है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है। चिरांद से कि पटना से कि चेचर से कि मुंगेर से। इसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताना है कि बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है नव प्रस्तर युग काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चिरांद, चेचर और सोनपुर एवं मनेर जो है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था। बताना है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य जो था आर्य वह उसका आगमन कब हुआ था। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में बिहार और पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बताना है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य लोग जो था उसका विस्तार में कौन सहायक था। तो याद रखना है लोहा का उपयोग जो था उस समय बहुत ही उपयोगी था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। बताना है कि श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य कौन कौन से राज्य उपस्थित थे। तो मगध, विदेह और अंग और लिच्छवी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य का विवरण प्राप्त होता है। तो याद रखना है शतपथ ब्राह्मण की। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। बताना है कि 344 का आंसर क्या हो जाएगा मगध। याद रखना है कि मगध प्राचीन राज्य का आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनिवार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बताना है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेह जो था बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का बहुत ही बड़ा केंद्र था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्थवेद में वर्तय शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बताना है कि अर्थवेद में वर्तय शब्द का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया गया है। तो मगध के लोगों के लिए वर्तय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। बताना है कि बिहार का कौन सा राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेह जो था उत्तर वैदिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। बताना है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है सर्वप्रथम किस साहित्य में मिलता है। तो याद रखना है शतपथ ब्राह्मण में इसकी रचना मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है अभी वर्तमान में 3 महाजनपद बिहार में उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। बताना है कि जो 16 महाजनपद था उसमें से कौन वर्तमान में अभी मतलब बिहार में नहीं है। अंग नहीं है कि वजी नहीं है कि वत्स नहीं है कि मगध नहीं है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स जो है अभी वर्तमान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। बताना है कि बिहार के किन क्षेत्रों में महाजनपद स्थित था। तो याद रखना है भागलपुर और मुंगेर जो था महाजनपद के भाग में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है 352 नंबर कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। बताना है कि अंग महाजनपद जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी। गया था कि गिरिब्रज था कि वैशाली था कि चंपा था। तो याद रखना है अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में शामिल था। बताना है कि बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में शामिल था। तो याद रखना है मगध में पटना तथा गया के जिला शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। बताना है कि मगध महाजनपद जो था उसका राजधानी कहाँ था। गिरिब्रज राजगीर। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी। बताना है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी मतलब अलग करती थी। तो याद रखना है चंपा नदी जो था मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बताना है कि बिहार में स्थित वह कौन सा महाजनपद था जो 8 राज्यों का एक संघ था। तो याद रखना है वजी जो था बिहार में स्थित एक ऐसा महाजनपद था जो 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर पहले ही हाईलाइट कर दिया गया है। वजी संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो लिच्छवी था, शतरक था, विदेह था, लेकिन चेदी वजी संघ में शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि वजी संघ की राजधानी थी। बताना है कि वजी संघ जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी। वैशाली कि मिथिला कि मुजफ्फरपुर कि कुंडग्राम। तो याद रखना इस वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। बताना है कि बिहार के भाग में स्थित जो महाजनपद था उसमें से कौन गणतंत्र था। तो याद रखना है वजी जो था बिहार के भागों में स्थित एक ऐसा महाजनपद था जो गणतंत्र था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ईस्वी 6ठी शताब्दी के ईस्वी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बताना है कि इस ईस्वी
6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन थी? तो याद रखना है वैशाली। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताना है कि मगध जो थी उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो अभी बात किए थे लोग गिरिब्रज राजगीर में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों में एक था। बताना है कि प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों में एक कौन था? तो याद रखना है अंग जो था प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों में से एक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व का पहला गणतंत्र शैली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखना है लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था जिसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और जिन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर बोलते हैं उनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है महावीर का जन्म जो हुआ है वैशाली के कुंडग्राम जिला में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनके पिता सिद्धार्थ थे वह कहाँ से संबंधित थे? तो याद रखना है वह बजी संघ से संबंधित थे। उसके बाद प्रश्न दिया कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ के राजकुमारी थी? बताना है कि महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी कहाँ के राजकुमारी थी? तो याद रखना है लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि महावीर की मृत्यु हुई थी। बताना है कि महावीर जो थे उनका निवारण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई, मतलब वहाँ पे उनका निवारण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। बताना है कि प्रथम जैन संगति जो था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों और हम लोग 20 से 30 प्रश्न देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो 371 नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया 372 नंबर कि प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता किसने की थी? बताना है कि प्रथम जैन संगति जो था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है स्थूलभद्र जो थे प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, यह बात याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। बताना है कि जैन धर्म के जो 12वें तीर्थकर थे वसु पूजनीय उनका जन्म स्थल कहाँ था? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा में उनका जन्म स्थल था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। बताना है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उसके उपरांत सबसे पहले वह कहाँ गए थे? तो याद रखना वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में पहुंचे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिलिया और 5 ब्राह्मण मिले थे? बताना कि गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिलिया और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो याद रखना वैशाली में गौतम बुद्ध को कैंडिलिया और 5 ब्राह्मण
मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताना कि गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखना है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया गया में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। तो याद रखना है निरंजना नदी जो था उसी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य है। बताना है कि इसमें कौन सा कार्य किया गया था जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें कौन सा कार्य हुआ था। तो याद रखना है यहाँ पे कुछ कठोर नियम बनाया गया तथा उसे अपनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर है जिसमें महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो याद रखना है राजगीर, बोधगया और वैशाली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उन सम्मिलित थी, मतलब उनमें कौन सम्मिलित था। तो बताना है कि बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सभी। तो गौतम बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह नगर जो है बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह से क्या होगा, भरा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। बताना है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ बनाया गया है। तो याद रखना है गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान के प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। बताना है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है नालंदा में, बी नंबर दिया है वैशाली में, सी नंबर दिया है गया में और डी नंबर दिया है पटना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। बताना है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो याद रखना है मगध को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मगध की आरंभिक राजधानी थी। बताना है कि मगध जो था उसका आरंभिक राजधानी कहाँ था। तो याद रखना है गिरिब्रज, राजगीर, जिसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो याद रखना है बृहद्रथ वंश जो था महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। बताना है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो याद रखना है बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो याद रखना है हर्यक वंश से बिंबिसार और अजातशत्रु संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ था। बताना है कि मगध साम्राज्य था कब आरंभ हुआ था। तो याद रखना बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्खनन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया। बताना है कि बिंबिसार जो था
किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? कौशल देवी, चेलना और खेमा, यह तीनों से बिंबिसार शादी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बताना है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके किस राज्य को जीत लिया था? तो याद रखना है अंग राज्य को जीता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरेक वंश का दूसरा शासक था। बताना है कि हरेक वंश जो था उसका दूसरा शासक कौन था? तो याद रखना अजातशत्रु जो थे हरेक वंश के दूसरा शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना मगध के किस शासक ने किए थे? बताना है कि राजगीर में दुर्ग और स्फूत की स्थापना मगध के किस शासक ने किए थे? तो याद रखना अजातशत्रु जो था राजगीर में दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वजिर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बताना है कि वजिर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो याद रखना है अजातशत्रु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? बताना है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ से संबंधित थी? तो याद रखना यह वैशाली की थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया? बताना है कि अजातशत्रु जो था किस राज्य के साथ युद्ध किया था जिसमें प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया था? तो याद रखना लिच्छवी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी था? बताना है कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किस शासक ने किया था? तो याद रखना उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो याद रखना उदयन ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नाग दशक था। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर 100 प्रश्न बिहार बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न लेकर, जिसमें बिहार सुपर टेट में पूछने की 100% संभावना होगी। और आप अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और बिहार जीके जीएस बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो उसको जरूर देखिए। मिलते हैं कल 100 प्रश्न ऐसे ही लेकर।